में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि सर इंग्लिश विषय को लेकर एक ऐसे एक्सपर्ट से हमें मिलाया जाए कि इस विषय की जो जटिलता है, इस विषय की वर्तमान में जो लोकप्रियता है और इस विषय में जितना वर्तमान में चाहे वो ग्रेड 3 हो, चाहे वो ग्रेड 2 हो, चाहे ग्रेड 1 हो, कि कैसे किस चीज की हम तैयारी करें, कैसे इस विषय में एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ हम आराम से सफलता प्राप्त कर सकें। ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। आज मैं इन सभी सवालों के जवाब, हमारे साथ आज एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको एक लंबा अनुभव है। पहले 2008 में ग्रेड 3 में सफलता, फिर 2011 में ग्रेड 2 इंग्लिश विषय में सफलता, फिर 2012 में इंग्लिश विषय से ही स्कूल लेक्चरर में पूरे राजस्थान में 3री रैंक प्राप्त करना। और कहते हैं कि इस विषय में नेट और सेट होना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इन्होंने नेट भी कर रखी है और सेट भी कर रखा है और पिछले 10 सालों से राजस्थान के अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आज इस विषय की जितनी पेचीदगियां हैं, जितने आप लोगों के डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएं और आपको ये फील हो कि हाँ, अब चाहे विषय कोई भी हो, यदि एक मार्ग निर्देशन देने वाला एक सही व्यक्ति हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर विषय कठिन नहीं होता है, राहें कठिन नहीं होती हैं, वो बहुत आसान हो जाती हैं। तो विश्वास सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं और मैं विश्वास जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सर। एक लंबी दूरी तय करके आप आए हैं और बच्चों का एक बहुत डिमांड थी कि सर वॉइस नहीं आ रही है, सर कुछ बता रहे बच्चा? नमस्कार सर, आवाज आ नहीं रही क्या बच्चों की? एक मिनट आप अपने उसमें देखना एक बार, मेरे रिकॉर्डिंग तो आ रही है आवाज, वॉइस को चेक करना एक बार। कुछ बच्चों का है कि वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, चलो आ रही है, चलो आ रही है, चलो ठीक है, आ रही है वॉइस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो कुछ बच्चों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक टेक्निकल इश्यू हो सकता है, कोई नेटवर्किंग इश्यू हो सकता है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग वॉइस आ रही है। तो नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्ते, ठीक है, आ रही है, चलो ठीक है। तो सर विश्वास सर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। एक बहुत बड़ा बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया इस विषय को लेकर कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे इस विषय को जो कठिन स्वरूप इसका माना गया है उसको बहुत आसानी से ग्रेड चाहे 2 हो चाहे ग्रेड 1 हो, उसके सफर को हम आसानी से तय कर सकते हैं। इसकी क्या रणनीति हो, इस विषय को इतना कठिन क्यों माना गया है, और इस विषय में मुझे लगता है कि मार्गदर्शन की कमी है, जो भी कमी है कि बच्चे इसको बहुत जटिल समझ बैठे हैं। आपके अनुसार इस विषय में ग्रेड 2 की तैयारी करनी हो तो बच्चा कहाँ से शुरुआत करे, उसके बाद अपनी ग्रेड 1 की बात करेंगे, कौन सी ऐसी वो बेसिक किताबें पढ़ें, क्या उसकी पढ़ने की एक रणनीति हो, वो सब प्लीज जिन बच्चों के साथ आज शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं, अंग्रेजी विषय को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अंग्रेजी विषय इतना टफ या टिपिकल क्यों लगता है। अच्छा अच्छा, राजस्थान में सब हिंदी मीडियम से स्टूडेंट पढ़ते हैं और अब तो फिर भी कक्षा 1 से इंग्लिश का विषय स्टार्ट हो गया है। पहले कक्षा 6 से इसका स्टार्ट होता था सब्जेक्ट, जब हम पढ़ा करते थे, आप भी पढ़ा करते होंगे उसमें। तो इस वजह से हिंदी इंग्लिश में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों को। धीरे धीरे इसमें इसको बढ़ता गया है और आजकल आप देखेंगे तो ग्रेड 3 में देखें, ग्रेड 2 में देखें, ग्रेड 1 में देखें, इंग्लिश का स्कोप बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। ग्रेड 3 में तो ये माना जाता है कि जिसके इंग्लिश है वो ग्रेड 3 टीचर बन ही जाता है, तो बन ही जाता है। उसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। तो कारण क्या है, गांव ग्रामीण बैकग्राउंड में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी मीडियम के स्कूल्स होते हैं, इसलिए इंग्लिश विषय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सही बात। लेकिन चूंकि स्कोप बढ़ गया है, इस सब्जेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन इसके इतने अपने सामने खुले रास्ते हैं कि हम आगे अपनी दिशा में अगर सही चलें तो हमें सफलता नहीं मिलना निश्चित है, सफलता मिलेगी। वर्तमान के अगर दौर में देखिए, अभी जैसा कि आपने कहा कि ग्रेड 2 के बारे में बात करते हैं सर। अगर ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश विषय में अगर देखेंगे आप तो कुल मिला के इसमें 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इसका टोटल एनालिसिस करें तो ग्रेड 2 का जो पहला पार्ट है, ये पार्ट है आपका ग्रामर का है। अच्छा, इसको हम सीनियर सेकेंडरी लेवल कहते हैं, ग्रामर एंड यूसेज के नाम से पार्ट दिया गया है। इस पार्ट में कुल मिला के 90 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 180 मार्क्स का पार्ट है ये। इसमें जो 16 पार्ट पॉइंट्स हैं मैं आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं। सबसे पहले इसमें पार्ट दिया गया है जो दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच।
दूसरे नंबर पे दिया गया है डिटर्मिनर्स। तीसरा इसमें जो पार्ट दिया गया है टेंस। चौथा इसमें आपको देखेंगे दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पांचवा दिया गया है प्रीपोजिशन। छठा जो दिया गया है वो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। सातवां है वो है आपका एक्टिव और पैसिव। आठवां डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नौवां पॉइंट है ऑक्सिलरीज। 10th है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। 11वां है फ्रेजल वर्ब। 12वां है जॉइनिंग सेंटेंसेस। 13th जो पॉइंट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। 14th जो चैप्टर है वो डिग्री है, और 15th जो है फोनेटिक्स है, और 16 कॉमन इडियम एंड फ्रेजेस हैं। ये कुल मिला के 16 पॉइंट है पार्ट 1 में। देखिए, सबसे बड़ी चीज मुझे सर आपसे ये मैं कहना चाहूंगा कि आज का बच्चा जो वो सिलेबस को लेकर ही कंफ्यूजन रहता है, और आपने सिलेबस पूरा अंगुलियों पे ऐसे याद कर रखा है। मैं चाहता हूं, ये सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ा इंस्पायरेशन है कि जिस विषय की हम तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उसका एक एक वर्ड हमारे याद हो। ये बहुत बड़ी बात बोली है सर आपने। आज के बच्चे सिलेबस नहीं देखते और पहले डरने लग जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जो उसमें 3 पार्ट हैं, ये पार्ट 1 का सिलेबस है। पार्ट 1 है, ये ग्रामर वाला पार्ट है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी लेवल बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। अगर पार्ट सेकंड में जाएंगे आप, तो पार्ट सेकंड में 9 पॉइंट्स हैं। इसमें ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर के नाम से पार्ट दिया गया है सर। इसमें कुल मिला के 9 पॉइंट्स हैं। उसमें भी बताता हूँ, पहला दिया गया आपका बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। दूसरे पे आप जाएंगे तो एमएचएम है। तीसरा स्पोका है। चौथा फिर फोनेटिक्स है। पांचवा रीडिंग कम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह दिए गए हैं। 6 सिनोनिम एंड एंटोनिम्स हैं। 7th जो है वो लिटरेरी टर्म्स हैं। 8th जो है आपका लिटरेरी मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स है। और 9th इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश है। तो ये दूसरे पार्ट के 9 पॉइंट्स हैं। जो इंग्लिश के बच्चे वो सब देख रहे होंगे, सिलेबस उनको पता है। और मैं आप सबको ये कहूंगा कि जैसे मैं सिलेबस बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में भी सिलेबस वैसे छप जाना चाहिए कि हाँ मुझे सिलेबस याद है, तो आप उसको अच्छी तरह से कर सके। सबसे बड़ी बात है। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जिसको हम टीचिंग मेथड बोलते हैं। इसमें कुल मिला के 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपके ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड है। दूसरा सेकंड पे डायरेक्ट मेथड है। तीसरा स्ट्रक्चर मेथड है। चौथा ऑडियो लिंगुअल मेथड है। पांचवा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। 6th जो है वो टीचिंग ऑफ प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड कंपोजिशन है। और 7th बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें प्रेजेंटेशन है, सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है और टेस्टिंग है। ये 32 पॉइंट है साथियों कुल मिला के, और इन 32 पॉइंट को हमें एक पॉइंट को लेकर चलना है। ये 32 मैं हमेशा ये क्लास में पढ़ाने से पहले यही सोचते हैं कि बच्चा जब क्लास में आए तो उसके दिमाग में सिलेबस पूरा सेट हो कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे पढ़ने हैं। अब इस सिलेबस को हम अगर डिवाइड करना चाहें तो मोटे रूप से तो पूरा सिलेबस हमने देखा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम इसको 4 भागों में बांटेंगे सर। हाँ, स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए सिलेबस को हम 4 भागों में बांट रहे हैं, ताकि मैं आपको रेफरेंस बुक बता सकूं, सारी चीजें कैसे कैसे तैयारी करनी हो बता सकूं। तो एक पार्ट हम लेंगे इसका ग्रामर, दूसरा पार्ट होगा आपका लिटरेचर, तीसरा पार्ट होगा वोकैब, चौथा होगा आपका टीचिंग मेथड्स, और एक 5 और ले सकते हैं फोनेटिक्स। तो कुल मिलाकर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और मैं आपको ये दावा कह रहा हूं कि अगर आप इसको 5 को पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, तो आप जब आप बाद में देखेंगे सारी रेफरेंस बुक के साथ, तो 100% आपको इसमें कतई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके रखूंगा यहाँ। बहुत बढ़िया। तो ये 5 पॉइंट में सबसे पहले हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर का इसमें काफी वेटेज है सर। ग्रामर में अगर हम देखेंगे कुल मिला के लगभग 13-14 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ग्रामर से रिलेटेड हैं। तो ग्रामर का काफी वेटेज है। ग्रामर में देखिए 2 प्रकार की बुक्स अवेलेबल हैं। क्योंकि हम हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर, तो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए सब दिक्कत क्या होती है कि इंग्लिश की बुक्स होती हैं, उनमें लैंग्वेज थोड़ी टफ है जी। तो एक बार तो उसको बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आते हैं तो बच्चा क्या करता है, उस क्वेश्चन पर रुक जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है, डिमोटिवेट होता है, और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो फिर भी मैं आपको दोनों प्रकार की बुक बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ग्रामर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की अच्छी बुक्स की बात करते हैं। इसमें एक तो सबसे पहले जो बुक बता रहा हूँ उसका हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक बुक आती है, जिसके राइटर हैं रैन एंड मार्टिन। ये नोट करते जाएं साथ में, बाकी हम कमेंट बॉक्स में इस चीज को डाल भी देंगे। रैन एंड मार्टिन की जो सीनियर लेवल पे अपनी बुक्स चलती है ग्रामर। हाँ बिल्कुल, रैन एंड मार्टिन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है। और सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे, साथ में इसकी एक्सरसाइज बुक और है। आप पहले टॉपिक पढ़िएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हल कीजिएगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर उसमें हो जाएंगे। तो लगभग ये आपका काफी पार्ट कवर कर देगी। इसके बाद अगर इस बुक के साथ साथ एक बुक और कंसल्ट कर सकते हैं आप, जिसको हम थॉमसन एंड मार्टिनेट के नाम से जानते हैं। थॉमसन एंड मार्टिनेट भी ग्रामर की बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके भी साथ में एक्सरसाइज बुक दी गई है, तो आप इन दोनों बुक्स को पढ़ेंगे और इनकी एक्सरसाइज बुक अगर आप हल कर लेंगे तो बहुत हद तक आपके ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड हो जाएगी। जी जी। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर ये बुक्स टफ हैं, स्टार्टिंग से ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी दूसरी बुक से स्टार्ट करना चाहें तो हिंदी मीडियम में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। एक बहुत अच्छी बुक आती है अरियन पब्लिकेशन की। अच्छा, अरियन पब्लिकेशन की बुक को आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगी, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं अगर कहीं फंस रहे हैं तो। लेकिन मेरा कहना यही है कि आपको एट लास्ट थॉमसन मार्टिनेट और रैन एंड मार्टिन को पढ़ना जरूरी है।
अगर आप थॉमसन मार्टिनेट और रैंडल मार्टिनेट पढ़ लेंगे, उनकी एक्सरसाइज हल कर लेंगे और साथ में अरिहंत वगैरह किसी बुक का और हेल्प ले लेंगे, तो आपका ग्रामर वाला जो पार्ट है, जो हम पहले पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इट विल बी कवर्ड टोटली। वो आपका पूरा कवर हो जाएगा एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रामर। जहां तक सेकंड ग्रेड की बात करें, उसमें पूरा आपको कवर कर देगा। तो ये हमने ग्रामर के बारे में मोटी मोटी बातें की कि आप स्मिथ बुक्स को प्रिफर कर सकते हैं। मतलब ग्रामर वाले पार्ट के लिए सर ने जो दोनों बुक्स आपको बताई हैं, और हिंदी मीडियम यदि इंग्लिश मीडियम में आपके प्रॉब्लम आ रही है तो हरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उसका आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन सर ने जो बता दी कि लास्ट ऑप्शन आपके पास है, आना वहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि शुरुआत वहीं से करें, और रास्ता कोई कठिन होता ही नहीं है। यदि दिल से शुरुआत की जाए, रुचि के साथ शुरुआत की जाए, तो मुझे लगता है कि आराम से उस रास्ते को पार किया जा सकता है। और उसके बाद जैसे ग्रामर वाला पार्ट आपने बता दिया है, ग्रामर में रेन एंड मार्टिन की किताब पढ़ लेगा बच्चा, दूसरी किताब थॉमसन थॉमसन एंड मार्टिनेट की किताब पढ़ लेगा बच्चा, और हिंदी मीडियम के लिए अरिहंत देख लेगा। अब जो साहित्य वाला पार्ट है उसके लिए प्लस टीचिंग मेथड के लिए, इनके लिए बच्चा सेकंड ग्रेड का बच्चा किन चीजों को प्रिफर? अब हमने 5 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट हमारा ग्रामर हो गया, हम सेकंड में बढ़ते हैं लिटरेचर। तो अगर सिलेबस आपको पता है, जैसे हमने डिस्कस किया है, सिलेबस में आप जाएंगे, अगर आपके पास सिलेबस रखा होगा तो आप देख भी सकते हैं कि सिलेबस में 7th 8th और 9th सेकंड पार्ट में 3 पॉइंट जो दिए गए हैं, 7th 8th और 9th, उसमें पहला है लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, और सेकंड जो पार्ट है उसमें वो दिया गया आपके लिटरेरी मूवमेंट्स और ट्रेंड्स, और तीसरा है इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। इसमें सबसे पहले हम जो लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच और टर्म्स वाली बात करें, तो वो वैसे भी इंग्लिश का जो बच्चा है, मेरा ये मानना है कि जो एमएच एब्राहम की एक बुक आती है, एक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के नाम से एमएच एब्राहम की एक बुक आती है, हर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के पास ये बुक होनी ही चाहिए। इससे आपके जितने भी अल्फाबेटिक, जितने भी आपके लिटरेरी टर्म्स चलते हैं, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, जितने भी होंगे सारे उसमें कवर किए गए हैं। आप उसको पढ़िएगा और आपके पास हर हाल में यू हैव टू कीप दिस बुक विद यू, रखनी पड़ेगी हर हाल में की बुक। तो लिटरेरी टर्म्स इससे उनकी कवर हो जाएंगी। दूसरा लिटरेरी मोमेंट्स है, ये थोड़ा वास्ट है टॉपिक, सेकंड ग्रेड में ज्यादा इतने बच्चों को वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक थोड़े गाइड टाइप में डॉक्टर रघुकुल तिलक की बुक आती है, रामा ब्रदर्स के नाम से, रामा ब्रदर्स पब्लिकेशन है। डॉक्टर रघुकुल तिलक की बुक है, उसमें लिटरेरी मोमेंट्स और ट्रेंड्स वाला जो पार्ट है, यू कैन कवर इट अप, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, वहां आसानी से कवर हो जाएगा। तीसरा जो इसका पार्ट बचा वो इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है सर, जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो सारी बुक्स को हम याद नहीं कर पाएंगे, बड़ी लिस्ट हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनमें से हम जैसे सरोजिनी नायडू हो गई, आर के नारायण हो गया, राजा राव हो गया, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत फेमस राइटर्स हैं, उनकी बुक्स को हम पढ़ सकते हैं। तो एक अयंगर है, अयंगर की बुक आती है, श्रीनिवासन अयंगर, उस बुक में आप सारे इंडियन राइटर्स के बारे में लिखा गया है, वहां उनकी बुक्स हैं। उन बुक्स का जो है जो डिटेल दी गई, उसको डिटेल नहीं पढ़नी हमें, केवल बुक्स का मतलब कौन कौन सी बुक लिखी है वो हम याद कर लें थोड़ा थोड़ा, तो उससे लिटरेचर वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो सेकंड ग्रेड में लिटरेचर के केवल 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट मैंने तीनों बुक बताई आपको, इन तीनों से कवर हो जाएगा। सिर्फ 3 पॉइंट? 3 पॉइंट है। मतलब ग्रामर की वैल्यू ज्यादा है? बिल्कुल हाई ग्रामर। अगर आप सेकंड ग्रेड की बात करेंगे तो यू हैव टू कीप फोकस ऑन ग्रामर, ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, ग्रामर में फोकस करना पड़ेगा। अच्छा। तो दूसरा पार्ट कवर हुआ हमारा, ये लिटरेचर वाला पार्ट है। तीसरे पार्ट में चलें तो हम चलते हैं वोकैब की तरफ। अगर वोकैब की तरफ जाएंगे आप, तो वोकैब के भी हमारे पास 3 पॉइंट हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल में फ्रेजल वर्ब है, और 16 पॉइंट पे कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं 2। और आप अगर ग्रेजुएशन वाले पार्ट में जाएंगे, वहां भी सिनोनिम और एंटोनिम करके पार्ट टॉपिक है। तो 3 टॉपिक ऐसे हैं जो वोकैब से रिलेटेड हैं। बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि वोकैब को कैसे तैयार करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर वोकैब को आप लास्ट के लिए छोड़ेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे। आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, रोजाना 10-20 मिनट आप आज से देखते जाए, तो धीरे धीरे आपका वो पूरा तैयार हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है निखिल गुप्ता की, अच्छा, ब्लैक बुक के नाम से। ब्लैक बुक को पढ़ेगा, उसमें इडियम्स फ्रेजेस भी हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, वन वर्ड्स भी हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स भी हैं, वो सारे आप उसमें पढ़ लेंगे तो आपका वोकैब वाला पार्ट भी उससे कवर हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर विश्वास सर सही नहीं आ रहे, थोड़ा सा आगे और आ जाए, बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाए। अब ठीक है? हाँ, मेरे रिकॉर्डिंग सही होगा। और एक वॉल्यूम का बच्चा कुछ बता रहे थे, तो पुष्पेंद्र जी जो अपना ओबीएस में आप ऑन करेंगे, ओबीएस को एक बार ऑन करना, और ओबीएस में जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है, हाँ इसमें वो, हाँ सेकंड जो येलो वाला है, हाँ इसमें जो मैक्सिमम बढ़ा दें आप लास्ट तक, ऊपर वाले को, इसको हाँ यहाँ तक बढ़ा दें और बढ़ा दें, ठीक है, चलो ठीक है। तो 3 पार्ट हमने कवर किए सर। जी जी। पहला हमने ये ग्रामर किया, दूसरा लिटरेचर किया, और तीसरा वोकैब किया, ठीक है। 3 पार्ट कवर हो गए। अब 2 मेजर पार्ट और बचते हैं हमारे पास। एक है टीचिंग मेथड्स। जी जी। टीचिंग मेथड्स के लिए
एक तो फॉरेन राइटर्स की बुक है रिचर्ड एंड रोजर्स के नाम से। रिचर्ड एंड रोजर्स की बुक लेंगे, वो भी आपके टीचिंग मेथड की बुक। ये बुक के बारे में मैंने बहुत सुना है सर, बहुत अच्छी बुक। मैंने कई बार बच्चों से पूछा, तो मैंने 2-3 एक्सपर्ट से पहले भी बात की थी, तो उन्होंने ये इस बुक का बहुत ज्यादा सजेशन दिया है। बहुत अच्छी बुक है ये। बस थोड़ा ये कि लैंग्वेज थोड़ी टफ है, इसलिए बच्चों से थोड़ा दूर भागते हैं, डर जाते हैं देख के। डरना नहीं, इसको पढ़ना है, आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। हाँ फिर भी दिक्कत होती है तो एक आभा रानी बिष्ट की बुक और आती है। आभा रानी बिष्ट जो है वो इंडियन राइटर है, इनकी भी बुक आती है, आप उसको साथ साथ कवर अप कर सकते हैं, उन दोनों को देख सकते हैं। तो ये दोनों बुक अगर पढ़ेंगे आप तो टीचिंग मेथड वाला पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। पांचवा पार्ट अगर आप आएंगे तो फोनेटिक्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्यों प्रॉब्लम क्या है कि हम हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के हैं, हमारा जो उच्चारण है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सबका ऐसा ही है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, इसलिए हमसे उसमें गलतियां होती हैं। तो इसके लिए बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चा। मैंने बहुत इस पे मेहनत की है, बहुत वर्क किया है, और एक बुक आती है सेठी एंड धमीजा की। सेठी, अच्छा देखना वोकैब का जो आपका फोनेटिक का पार्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। लगभग ये आपके सेकेंडरी वाले पार्ट में भी है और ग्रेजुएशन वाले पार्ट में भी है। आप ये पाएंगे एटलीस्ट इसमें से आपको 22 या 23 नंबर का मैटर, 22 से 24 नंबर का मैटर मिलेगा। तो इसको आप छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है हर हाल में। और एक बुक आती है इसमें सेठी एंड धमीजा की। अच्छा, इस सेठी एंड धमीजा की बुक को आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी, कम से कम 2, 3, 4 आप रीडिंग देंगे तो धीरे धीरे आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा वर्ड जो है वो किससे बन रहा है, अल्फाबेट कहाँ कहाँ से निकल के आ रहा है, वो सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो फोनेटिक का पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। जी। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो अगर आप सिलेबस को वैसे तो हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं, लेकिन ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर, फोनेटिक्स और टीचिंग मेथड, इसके आप 5 में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे तो योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, और आप इसी को फॉलो करते हुए आप तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100% आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब टोटल सेकंड ग्रेड के जो आपने 5 पार्ट बताए हैं, और पांचों पार्ट के लिए आपने अलग अलग बुक्स भी सजेस्ट की हैं। मेरे अकॉर्डिंग यदि इस रणनीति को आप फॉलो करते हैं तो सेकंड ग्रेड का जो कंफ्यूजन था आपका वो कंप्लीट सर ने दूर कर दिया है। एक सर बच्चे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि सर इसके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए अपन किस चीज को अपनाएं। तो अभ्यास के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको फिर बता दूं। वैसे तो प्रैक्टिस के लिए मैंने सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो हमारा सर इंग्लिश का सिलेबस है ये लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में इंग्लिश आती है, लगभग बेसिक। तो देखिए अगर मान लो मैं एग्जांपल लूं मॉडल का क्वेश्चन, जो अगर मान लो एलडीसी के एग्जाम में आ रहा है या आरएस के एग्जाम में आ रहा है, सर मॉडल तो मॉडल ही है, वो क्वेश्चन सेम होते हैं। तो चाहे एलडीसी का एग्जाम में आया है, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में आया है, एसीएफ का एग्जाम हो रहा है उसमें आया है, आरजेएस के एग्जाम में आया है, किसी में भी है, फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में है, लगभग आपको 5 से 6 हजार प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाएगा। और बुक्स मार्केट में बहुत सारे लोग जो उसको कंपाइल करके अवेलेबल हैं, तो आप उस 6000 7000 क्वेश्चन का कलेक्शन वो है, एक तो उसको ले, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पता लग जाएगा। दूसरा जो मैंने बुक बताई रेन एंड मार्टिन और थॉमसन एंड मार्टिनेट, इनके साथ में एक्सरसाइज बुक है, उन दोनों एक्सरसाइज बुक को हल करें। उन दोनों बुक्स के साथ बिल्कुल साथ में एक्सरसाइज बुक को लेनी है, उन दोनों एक्सरसाइज बुक को हल करें, और साथ में ये जो मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चंस इसको भी लें। आपकी एक्सरसाइज इतनी हो जाएगी कि आपको फिर किसी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जिसको भी लग रहा है कि मैं कहां से एक्सरसाइज करूं, सबसे बेस्ट यही है, इन्हीं को लेकर एक्सरसाइज करें, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। और प्रैक्टिस इंग्लिश में सबसे बड़ी खास बात यही है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस 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 जितना करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बार गलती करेंगे मॉडल लगाते समय कि कैन आएगा या कुड आएगा, वुड आएगा, शुड आएगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिमाग में आपके पिक्चर अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, नहीं अब यही आना है, कैन नहीं आएगा। तो इस तरह से हम उसको सेटअप कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज मस्ट है। बहुत बढ़िया विश्वास सर। एक तो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इस विषय में, ठीक है ना, जो आप में एक उत्साह इस विषय के प्रति है, मुझे लगता है कि शायद ये उत्साह यदि पढ़ते समय अभ्यर्थी अपने अंदर ले आता है तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि वो सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चरर इंग्लिश जैसे विषय को, जिसको एक बहुत कठिन विषय हमने बना रखा है, उसमें सक्सेस प्राप्त नहीं करे। एक सर बार बार मैसेज आ रहा है कि ग्रेड 3 का भी इंग्लिश के बारे में कुछ बताएं। तो ग्रेड 3 का सिलेबस और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कितना क्या डिफरेंस, और ग्रेड 3 को यदि बच्चा प्रीफर करे तो वहां इंग्लिश के लिए वो किन चीजों को देख सकता है? देखो सर, अभी जो ग्रेड 3 का जो सिलेबस आया है विद ये उसमें सिर्फ लिखा है कि सब्जेक्ट के 120 मार्क्स का पार्ट है, 60 क्वेश्चन आएंगे। ये 2011-13 में जो 2 बार एग्जाम हुए थे पहले, लगभग वैसा ही सिलेबस है। तो मैं अगर एक आप जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास बात और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात क्या है कि अगर आप वहां भी जाएंगे तो आपको फोनेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं, वोकैब पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, लिटरेचर का भी कुछ हिस्सा जैसे सिमिली मेटाफर उसमें पढ़ना है। तो जो जो सेकंड ग्रेड में पढ़ेंगे वो सारा का सारा मैटर आप ग्रेड 3 में भी पढ़ने वाले हैं। अगर आपने सेकंड ग्रेड को कवर अप किया है तो इतना ज्यादा सिलेबस हो जाएगा आपका उसमें कवर कि आपको थर्ड ग्रेड में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। तो कोई भी बच्चा
जो मुझे लगता है कि इंग्लिश से रिलेटेड है उसको सेकंड ग्रेड की तैयारी को प्रेफर करना चाहिए। सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ साथ वो 100% थर्ड ग्रेड का उसका पूरा कवर अप हो जाएगा, और अगर कोई एक आधा पॉइंट डिफरेंट होगा भी तो उसको मैचअप कर सकते हैं। 99% सिलेबस सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आने वाला है। टीचिंग मेथड भी पड़ेगा सर, उसमें वोकैब भी पड़ेगा सर, फोनेटिक भी पड़ेगा, और आपके जो लिटरेचर का कुछ पार्ट है वो भी पड़ेगा, और ग्रामर तो है ही। इसलिए ये ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि सर मैं ग्रेड थर्ड के लिए अलग से क्या पढूं, ग्रेड सेकंड के लिए क्या पढूं, सब सेम है, पूरा सेम है। अगर ग्रेड जितनी एक्सरसाइज करेंगे आप ग्रामर की, तो आपकी ग्रेड थर्ड का एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो सब मुझे आता है, इट्स वेरी सिंपल फॉर मी, सो यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस, और वो ग्रेड सेकंड के साथ प्रैक्टिस करते जाएं तो कवर अप हो जाएगा। मेरा मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया कि सेकंड ग्रेड का सर विज्ञापन आ चुका है, ग्रेड थर्ड भी नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है, तो क्या करें। इंग्लिश विषय के लिए आपका दोनों में ब्राइट फ्यूचर है, एक के साथ दूसरे की तैयारी अपने आप हो जाएगी, ग्रेड सेकंड के साथ ग्रेड थर्ड की तैयारी अपने आप हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में इसको लेकर कोई बड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए। सर बच्चों के माइंड में ही होता है, मैं भी बहुत बार कहता हूँ कि टेस्ट किताबें पढ़ो, टेस्ट किताबें पढ़ो, लेकिन जैसे मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था तो आजकल की जो पीढ़ी आ रही है वो बीए में 1 वीक सीरीज पढ़ के आती है, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं होती है कोई 1 वीक सीरीज जैसी कोई गाइड ऐसी मिल जाए कि मैं इंग्लिश टीचर बन जाऊं। या तो ये इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भरा पड़ा है, या आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या कि बच्चे गाइड के बारे में जरूर पूछते हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि गाइड के भरोसे कोई भी कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपकी नजर में ऐसी कोई गाइड हो कि बच्चे को सोचे गाइड का नाम बताओ, गाइड का नाम बताओ। सर गाइड की बात अगर मैं करूं, देखो मैं जैसे आपने बताया पहले, मैं ग्रेड सेकंड में संस्कृत डिपार्टमेंट इंग्लिश में उसमें मेरा सिलेक्शन था, ग्रेड सेकंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन है, ग्रेड फर्स्ट में भी सिलेक्शन अच्छी रैंक प्राप्त की है। मैंने भी गाइड देखी स्टार्ट में, तो स्टार्ट में पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने सेल्फ स्टडी की ग्रेड सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, बिकॉज आई वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, तो मुझे टाइम नहीं मिला। गाइड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप मान लो उसमें 3 क्वेश्चन ठीक करेंगे तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गलत दिए हुए हैं, वो गलत कर देंगे साथ में आपका, तो फिर आप वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या है, हम क्या करें, सपोज करो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई फैक्ट है, आपने फैक्ट याद किया, फैक्ट एग्जाम में आ गया, आपने हल कर दिया। अब इसमें तो सर एक्सरसाइज है ना, तो वहां से दूसरा क्वेश्चन घुमा दिया, गाइड के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। नो डाउट कि आप हेल्प ले कोई गाइड जो भी मार्केट में अवेलेबल है आप एक रेफरेंस बुक के रूप में रख सकते हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक जो है ये ओरिजिनल, और टेक्स्ट बुक नहीं कहूंगा मैं, ग्रामर की बुक्स हैं, जो ग्रामर की बुक्स हैं इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जरूरी है, मस्ट है पढ़ने के लिए। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो अब सर ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड को साथ लेके चला जा सकता है, गाइड के बारे में आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया है। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड इन दोनों में कितना का अंतर है, और इन क्या दोनों को साथ लेके चला जा सकता है, और यदि साथ लेके नहीं चला जा सकता तो ग्रेड फर्स्ट के लिए बच्चे को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप बताएंगे सर। तो हम ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में आते हैं सर। ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस है कुल मिला के हमारे, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लगभग 4 पार्ट हैं। इसमें जो पहला पार्ट है, इसमें पहला पार्ट वही है सीनियर सेकेंडरी वाला ग्रामर वाला पार्ट है वही। दूसरा बी पार्ट है लिटरेचर का है, जिसमें अपने ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। सी वाला पार्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, और डी में जो साइको के क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, वो है। इनको भी हम 4 पार्ट्स में देख सकते हैं। अब अगर हम देखें सर इसमें वही ग्रामर की बात करें, तो अगर कोई बच्चा जैसे इंग्लिश का है, तो एक तो मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि ग्रेड फर्स्ट के जो सिलेबस में ग्रामर के आप टॉपिक देखेंगे उसमें वही है, डिटर्मिनर है, एक दूसरा टॉपिक टेंस है, एक तीसरा टॉपिक आप देखेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक प्रीपोजिशन है, और एक मॉडल है। 5 टॉपिक ये हैं। उसके बाद एक रीडिंग कंप्रीहेंशन पैसेज वही आएगा, उसके बाद प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और साथ में एक जो आपका दिया गया वोकैब वाला सिनोनिम एंटोनिम, ये 10 पॉइंट है, ये ग्रामर वाले पॉइंट है। अगर आप ग्रेड सेकंड के ग्रामर को कवर करेंगे तो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते समय यू नीड नॉट टू रीड एनी बुक फॉर ग्रामर, क्योंकि आप ग्रेड सेकंड में जब पढ़ रहे हैं तो इससे कहीं ज्यादा आप पढ़ के आए ग्रेड सेकंड के एग्जाम के लिए। तो कोई बच्चा जो ग्रेड सेकंड की भी तैयारी कर रहा है, फर्स्ट की भी कर रहा है, तो मैं पहले तो उसको ये कहूंगा कि ग्रेड सेकंड में जो ग्रामर पढ़ ली तो ग्रामर को भूल जाइए आप, आपकी ग्रामर वहां आपने कवर कर ली, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो ग्रामर वाला पार्ट उसमें कवर हो जाएगा। अब इसमें बड़ा मैटर क्या है, लिटरेचर का। लिटरेचर के 55 क्वेश्चन तो ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके पीजी वाले, यानी 65 क्वेश्चन का जो मैटर है वो लिटरेचर का है। इंग्लिश के स्टूडेंट में लिटरेचर का आपने सिलेबस देखा होगा, मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं आपके साथ। लिटरेचर में अगर आप जाएंगे तो पहला पॉइंट है 8 पॉइंट्स आपके सिलेबस में, 8 पॉइंट दी गई हैं, 2 एसेज हैं, 2 ऐसे हैं, 8 पॉइंट है, 2 ड्रामा है, मैकबेथ और एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर के 2 ड्रामा है। उसके बाद फिक्शन है, उसमें आपका वेंडर ऑफ स्वीट्स है, क्राई द पीकॉक है, और मेयर ऑफ कैस्प्रीज है। पीजी में जाएंगे आप वहां तो एक वेस्टलैंड एक पॉइंट दी गई है, उसके साथ हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी है, और एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट दिया गया है। इस सिलेबस को भी देखते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखना, फोकस रखना कि जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं, कुछ इसमें किताबें ऐसी जिसमें अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन बुक्स को पढ़ने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा।
मिलेगा। जी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सिलेबस को डिटेल और नॉन डिटेल में देखें थोड़ा सा। देखिए फॉर एग्जांपल जो हमारी 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट दी गई हैं उसमें, उनको आपको डिटेल से पढ़ना है। अब पॉइंट्स के साथ दिक्कत क्या है सर, जैसे एक राइटर कोई भी दे दिया, मान लो जॉन डन है, जॉन डन की पोइम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, सपोज करो। जॉन डन ने, राइटर ने बहुत सारी पोइम लिखी है। अब जब मार्केट में जाएंगे, जॉन डन की बुक लेके आएंगे आप, तो उसमें तो 20, 30, 40, 50 जितनी पोइम सब मिलेंगी, हमें तो एक पोइम पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में। स्टूडेंट को एक खास बात बता दूं कि हमें जॉन डन को नहीं पढ़ना है, हमें गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार को पढ़ना है। आप जॉन डन को पढ़ते जाएंगे, 100 पेज पढ़ देंगे, बट आज तक उसका क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर्टिकुलर, जो आपको पोइम दी गई है उसी को फोकस करना है, उस पोइम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी यू हैव टू रीड गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, नॉट जॉन डन। जॉन डन को नहीं पढ़ना, हमें गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार को पढ़ना है। तो 8 पॉइंट्स होगी सर, इन 8 पॉइंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर आप आगे आएंगे तो 2 ऐसे दिए गए हैं, एक ऑफ स्टडीज है फ्रांसिस बेकन का, और एक चार्ल्स लैम्ब का इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है। इन दोनों ऐसे को भी आप लाइन टू लाइन पढ़ें, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा इसको डिटेल से। अच्छा। तीसरा ड्रामा है 2, विलियम शेक्सपियर का, एक मैकबेथ है और दूसरा क्या है, एज यू लाइक इट है। इन दोनों ड्रामा को भी आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है अंदर से क्वेश्चंस पूछ लिया, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, हु सेड दिस, किसने कहा। तो जब तक आप टेक्स्ट को अंदर से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे समझ नहीं बनेगी, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब फिर क्या करते हैं, अगर और डिटेल वाली बुक की बात करें तो वेस्टलैंड है टीएस इलियट की, इसको भी हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। लगभग 434 लाइन की पोइम है, उसको भी हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो पीजी वाला पार्ट है उसमें 4 बुक है, इसमें से इसी एक टेक्स्ट में से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, 10 में से 4 इसी में आ जाएंगे। एक वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है जिसमें पिडजिन है, कोड मिक्सिंग है, कोड स्विचिंग है और क्रियोल है। 4 पार्ट दिए गए, एक पेज के हैं, 4 में से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो 10 में से 4 वेस्टलैंड में आ गए, 4 इसमें से आ गए, 8 क्वेश्चन कवर हो गया आपको। अब एक क्वेश्चन कराए द पीकॉक में से आ जाएगा, एक बर्थडे पार्टी में से आ जाएगा। तो उस एक क्वेश्चन वाले को हम नॉन डिटेल से भी काम चला सकते हैं, नॉन डिटेल से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पार्ट बच गया, वेंडर ऑफ स्वीट्स, मेयर ऑफ कैशबरीज, कराई द पीकॉक और बर्थडे पार्टी, ये 4 चीज ऐसी हैं जिसके आप नॉन डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, नॉन डिटेल से भी काम चला सकते हैं। तो ये लिटरेचर के जो टेक्स्ट दिए गए उनके बारे में मैंने बताया। फिर उसमें क्या है, जो आपको लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच है, उसके लिए वही बुक जो सेकंड ग्रेड मैंने बताई थी, एमएच एब्राहम की ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, वो इनको भी पढ़नी है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर इनके भी फोनेटिक्स का पार्ट आता है, तो फोनेटिक्स वाला जो पार्ट है उसके लिए वही सेठी और धमीजा की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। अगर मैं औचित्य रूप से मैं कहूं कि जैसा क्वेश्चन था हमारा कि ग्रेड सेकंड में और ग्रेड फर्स्ट में दोनों को अगर तैयारी करनी तो बच्चे को क्या करना, क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, तो सर मेरे इसमें 2 बातें सामने हैं कि अगर किसी बच्चे ने पहले लिटरेचर, क्योंकि अब की बार ग्रेड फर्स्ट में वैकेंसी कम आने की संभावना है, लगभग 280 या 274 के आसपास वैकेंसीज हैं। ग्रेड सेकंड में बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो ऐसा बच्चा जिसकी लिटरेचर पे अच्छी कमांड है या जिसका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, वो बच्चा मेरे हिसाब से उसको ग्रेड फर्स्ट की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप भी ये मानते होंगे कि दोनों एग्जाम में थोड़ा गैप मिलेगा, 2-3 महीने का गैप मिलेगा। तो पहले उसको क्या करना है, उसको साइको सेकंड पेपर में आती है तो साइको पढ़ेगा ही, वो साइको उसकी कवर हो जाएगी। उसके अलावा जो लिटरेचर है उस वाले पार्ट को एक बार वो रख दे, ग्रामर वाला पार्ट पूरा कवर कर ले। जिसका भी पहले एग्जाम हो उस समय लिटरेचर अगर पढ़नी है तो लिटरेचर को 15-20 दिन उस पे दे दे, एक बार स्टार्ट में थोड़ा टेक्स्ट पढ़ के तो कवर कर सकता है। अगर आपकी लिटरेचर बिल्कुल ही वीक, आपने कभी पढ़ी नहीं है, टाइम आप समझ पा रहे नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी सजेशन यही है आपको कि यू हैव टू गो फॉर ग्रेड सेकंड, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में आप ग्रामर तो कर देंगे लेकिन लिटरेचर का पार्ट जो है उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तभी काम चलेगा। तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों को भी साथ लेके चला जा सकता है, और ग्रेड थर्ड की ग्रेड सेकंड के साथ अपने आप तैयारी हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग सर ने हर कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। सर एक बड़ा प्रश्न और बच्चों का रहता है, आपने हर बुक्स बता दी है, टेस्ट किताबों के नाम बता दिए हैं, हम इनकी लिस्ट भी इन बच्चों को उपलब्ध करवा देंगे। एक सवाल बच्चों का और रहता है कि सर क्या इंग्लिश विषय की सेल्फ रूप से सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की जा सकती है, और क्या कोचिंग इसमें लेना फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें आप एक ईमानदारी से एक बच्चों को निष्पक्ष राय दें। नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग आपने तो शायद सेल्फ स्टडी की होगी, लेकिन आज का बच्चा जिसके पास समय नहीं है या कॉन्फ्लिक्टिंग दौर से गुजर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या मार्गदर्शन लेने के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या वो बच्चा सेल्फ स्टडी करके कर सकता है? आपके अकॉर्डिंग एक निष्पक्ष राय क्या होगा? सर सबसे पहले आपने इसके बारे में, मैं जहां तक मेरा जो राय है कि देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी का वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो तो बेस्ट। बिल्कुल, आप इस बात में आपको मोटिवेट करते हैं, सब बताते रहते हैं, मैं सुनता हूं आपके वीडियोस कि आप हमेशा इनको ये मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो। मैं उसको देख के सब आप, मुझे लगता है सभी मोटिवेटेड है, आपको देखते ही होंगे, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश के विषय में बात करूं,
एक्चुअली इंग्लिश में हमारा बैकग्राउंड वीक होता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। जी, जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। फिर मैंने जैसे बुक्स बताई कि आप रेन मार्टिन पढ़ो, थॉमसन मार्टिनेट पढ़ो, उसमें मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ गए, आंसर भी देख लिया उसमें पीछे, आंसर एक्सरसाइज भी कर ली, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ जाएगा बच्चा। और ये 100% है कि वो, मुझे भी दिक्कत आ जाती है, आज भी हम इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, तो फिर हमें कई बार उस पर रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बच्चों को अंग्रेजी में कोचिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट इसलिए जरूरी है कि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार वो क्लियर हो जाएं। इसके लिए कोचिंग उसको मस्ट है, कोचिंग उसको करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ने पहले से तैयारी कर रखी है, पढ़ा हुआ है, तो उसको फिर जरूरत नहीं है। इन कोई लड़का अगर फ्रेश से स्टार्ट कर रहा है तो मेरी तो यही एडवाइस है। दूसरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे जॉन डन की एक ही पोएम है गोएंड कैसे फॉलिंग स्टार, तो क्या करेगा वो, उसके लिए एक टेक्स्ट बुक लेके आएगा उठा के मार्केट से, 8 पोएम है तो सर 8 टेक्स्ट बुक लेके आएगा। जब फिर उसके क्या कैसे नोट्स करें, उसको उसमें सारा मटेरियल मिलेगा नहीं, दूसरी टेक्स्ट बुक लाएगा, फिर तीसरी लाएगा। तो कोचिंग में जहाँ कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो क्या होगा, आपको बहुत सारी बुक्स का असेंबल करके मैटर प्रिपेयर करके तैयार किया होगा, टीचर आपको पढ़ाएगा, तो आपको क्या होगा, असेंबल चीजें एक साथ मिल जाएंगी। अगर आप खुद तैयारी करेंगे तो हो सकता है उस मैटर को पढ़ने में आपको 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, टीचर उसी 2.5 महीने वाले मैटर को 1 महीने में कवर करवा दे। यानी जो चीज आप 1 साल में पढ़ेंगे, टीचर आपको उसको 3 महीने में कवर अप करवा देगा। तो इसीलिए जो नया बच्चा है, जिसको लगता है कि मैं इस चीजों से जुड़ा हुआ नहीं हूं, तो मुझे एक बार यही सजाई सबको यही एडवाइस है कि ही शुड गो फॉर कोचिंग। कोचिंग के अच्छे मार्गदर्शन के लिए आप जा सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, सर का कहने का मतलब है। सर कई बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि क्या आप ऑनलाइन वगैरह कुछ आप कोर्स वगैरह जारी करते हैं? पहले तो सर ऑनलाइन कोर्स अभी मई में 1 मई से अपन ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों के लिए ऑनलाइन कोर्स अपन चलाएंगे अभी। जी। अब पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन जैसे बच्चों की बहुत सारी डिमांड्स आ रही है, तो अभी ऑनलाइन कोर्स अपन स्टार्ट करेंगे। ग्रेड थर्ड का सिलेबस अभी डिटेल से आया नहीं है, तो अभी ग्रेड सेकंड वाला जो सिलेबस है उसको अपन ग्रामर वाला पार्ट उसमें लेके चल सकते हैं बच्चे, जनरल ग्रामर के हिसाब से। जो ही सिलेबस उसका डिटेल वाला आएगा तो उसकी भी अपन वीडियो डाल देंगे, बना देंगे। सर आपने ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट तीनों की कंप्लीटली रणनीति बता दी, आपने टेक्स्ट बुकों के बारे में बता दिया, आपने प्रैक्टिस के लिए बता दिया है। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट जो बच्चा अभी 0 है, उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या वो अभी से तैयारी शुरू करे तो क्या वो सिलेक्शन ले सकता है? ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट जी, अगर अभी से तैयारी शुरू करें तो 100% एक सबसे अच्छी बात क्या है सर, इंग्लिश की सिलेबस, जैसे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मान लो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, इनका सिलेबस बहुत वास्ट है। वास्ट है। अंग्रेजी में खास बात ये कि सिलेबस वास्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा। अगर आप मान लो, मैं ग्रामर का छोटा सा एग्जांपल है, मॉडल का टॉपिक है, मॉडल 2 पेज में कंप्लीट हो जाते हैं सर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप इंग्लिश से तैयारी करें तो आप नए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक अच्छे गाइड की जरूरत है आपको। तो अगर कोई लड़का, कोई बच्चा भी स्टार्ट करना चाह रहा है प्रिपरेशन, उसको मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने किसी भी नए बच्चे के लिए, फ्रेशर के लिए, अगर वो जी जान से मेहनत करे और केवल यही टारगेट लेके चले कि बस मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे जान जाए चाहे प्राण जाए, बस आई हैव टू गेट सिलेक्शन, यही ध्येय उसका, यही टारगेट है, तो 100% वो 3 से 4 महीने में सिलेबस को पूरा कवर कर सकता है। और वो टफ बनना पड़ेगा, सही बात, टफ बनेगा। तो वो कहते हैं जब चीजें टफ हो जाती हैं तो इंसान को क्या करना है, और टफ बनना पड़ता है। When the going gets tough, the tough gets going। सही बात। जब चीजें ज्यादा टफ हैं तो जो टफ इंसान होता है और टफ होता है, और जो से हमें धक्का लगाना है, एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, you will get selection। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, you will surely correct the exam। और इसीलिए हमने जो पीछे वॉलपेपर लिया है वही लिया, nothing is impossible। Nothing is impossible, the word itself says I am possible। ये जो impossible है, इसके I और am को हटा के देखो, I am possible, यानी impossible में भी छुपा हुआ है कि मैं possible हूं, मैं संभव हूं, तो everything is possible for you। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 चीजें आपके सामने हैं, हार्ड वर्क और केवल हार्ड वर्क, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेहनत करो, अच्छी बुक पढ़ो, you will get selection। निश्चित रूप से सर ने बहुत कुछ बता दिया है। मुझे लगता है कि यदि ईमानदारी के साथ और नीयत के साथ आप आगे बढ़ेंगे इस विषय को लेकर, तो विषय कोई कठिन होता ही नहीं है, विषय कोई सब एक जैसे होते हैं। बस फर्क इस बात का पड़ता है कि आप कितने जज्बे और कितने जुनून के साथ उस विषय में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ग्रेड सेकंड आपके सामने गोल्डन अवसर है। और मुझे लगता है किसी भी विषय को लेकर यदि 3 महीने 4 महीने ईमानदारी के साथ मेहनत की जाए और सही रणनीति के साथ की जाए, सही मार्ग निर्देशन में की जाए, तो 100% सफलता मिलेगी। तो चलना तो आपको होगा, दौड़ना तो आपको होगा, बढ़ना तो आपको होगा, निरंतरता के साथ करना तो आपको होगा। 100% आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। सर अंतिम रूप से कोई मैसेज आज के बच्चों के लिए जो निराशा के दौर में जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, छोटी सी बात में निराश हो जाते हैं, आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज इन बच्चों को देना? सर मैं आपको इसके लिए मेरे खुद की पर्सनल बहुत बात बताता हूँ। मेरा खुद का, शायद आप सबके काम आए, मेरा सर ड्रीम था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, ये मेरा ड्रीम था। फादर मेरे आर्मी में थे, मैंने एनसीसी भी किया।
मैंने आर्मी ऑफिसर के लिए सर 9 बार इंटरव्यू दिया, 9 टाइम्स आई हैव फेस द इंटरव्यू फॉर एसएसबी इंटरव्यू होता है, 9 बार दिया, हर बार गया मैं, और मैं हर बार टूट के आता था कि शायद मैं क्या कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं सिलेक्शन हुआ हूं सर हर बार। मेडिकली आई वाज अनफिट, मेरे कान में थोड़ा छेद था पर्दे में, बिकॉज ऑफ दैट आई वाज नॉट एबल टू गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन, तो कवर नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि यार मेरा तो ड्रीम है टूट गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आप सोचे एक व्यक्ति बार बार 9 टाइम्स ही वेंट फॉर इंटरव्यू, उसके बाद मैंने दूसरी तरफ आया और मैंने जान लगाई पूरी कि नहीं मुझे तो करना है, हार्ड वर्क करना है। फिर आप देखिए ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, हाँ, नेट स्लेट एसआई में भी सिलेक्शन हुआ, आरएस अलाइड में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने दूसरी जगह ताकत लगाई, इसलिए निराश नहीं होना है। अगर एक बार एग्जाम में फेल हो गए इसका मतलब थोड़ी हम पास नहीं होंगे, हो सकता है कुछ गलतियां की होंगी, उसको रेक्टिफाई करें। अब अंग्रेजी में एक राइटर है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, हिस्ट्री जो है इंसान को वाइज बनाती है। ये इंग्लिश का क्योट है, अंग्रेजी के बच्चे अगर जान रहे तो ऑफ स्टडीज जो ऐसे उसमें लिखा गया है, हिस्ट्री मेक मैन वाइज, हिस्ट्री आदमी को वाइज बनाती है। वाइज कैसे कि पिछली बार मैंने एग्जाम में ये गलती की थी, अब ये गलती नहीं करूंगा। अनुभव सिखाता है। तो आप तो गलती हो गई उसको रेक्टिफाई करो, उसको दुरुस्त करो, कहां गलती हो गई उसको पूछो, अच्छे गाइड से मिलो, अच्छे टीचर से कंसल्ट करो, और उसके बाद दोबारा जुट जाओ, छोड़ो मत, लड़ते रहो और सिलेक्शन पक्का होगा। निश्चित रूप से। एक बार मुझे कई बार लगता है विश्वास सर, आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बच्चों को जयपुर जैसे बड़े शहर में मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैंने देखा कि बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, वही चाहता है कि मुझे कहीं से कुछ मेटर मिल जाए और मैं उसको ले लूं और उससे मैं सिलेक्शन ले लूं। हजारों प्रकार के ग्रुप्स में जुड़ा हुआ होता है, इतना भ्रमित होता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो अच्छा है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कंफ्यूजन की स्थितियां हैं, दूसरों के बनाए गए नोट्स में बिलीव कर लेता है। अनावश्यक प्रकार के ग्रुप्स में एक मैसेज डाला जाता है कि हमारे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैसेज करें, और वहां लाखों मैसेज पहुंच जाते हैं मोबाइल नंबर के। क्या इस दौर में आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सिलेक्शन सबसे आसान है। बिल्कुल, जहां बच्चा इतना भ्रमित है, जहां बच्चा आज हर चीज में दूसरे पे निर्भर है, वहां मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ यदि वो खुद की अपनी एक तैयारी करता है, खुद के अपने एक नोट्स बनाता है, तो मुझे लगता है आसान है। आपकी क्या राय है इस भ्रमित और इस कंफ्यूजन के दौर? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया सर आपने। मैं जैसे आप भी इसमें बहुत बच्चों से जुड़े हुए हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, आपने भी समस्या देखी होगी। कोई बच्चा पढ़ने आता है, जैसे सपोज हम भी जैसे जयपुर में बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं, बच्चा पढ़ने आता है, वहाँ बच्चा क्लास में बैठेगा, दूसरे बच्चे से बातचीत करेगा, उसे पूछेगा तू कहाँ पढ़ रहा है, वो मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, अच्छा वो नोट्स दिखाओ मेरे को, उसके नोट देखेगा, चलो वो भी फोटोकॉपी करके ले आता हूँ, ये वाली फोटोकॉपी ले आता हूँ, वो भी फोटोकॉपी ले आता हूँ, 10-12 जगह के टीचर्स के नोट्स इकट्ठे करेगा, फोटोकॉपी करेगा। अब फोटोकॉपी करने के बाद अब 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब देखेगा तो शायद एक भी फोटोकॉपी ऐसी नहीं उसमें इसको पढ़ा उसने। सही बात। तो आप उसको इकट्ठा करके क्या करेंगे? पहली बात तो आप जहां भी जा रहे हैं पहले जाएं, बात करें, आप अपने आप को पूरा माइंड मेकअप करें और अपने अंदर एक ट्रस्ट बिलीव पैदा करें सामने वाले के लिए प्रति भी कि हाँ मुझे यहाँ पढ़ना है, इस टीचर से गाइड लेना। बस जब आप उससे जुड़ गए तो फिर आप किसी दूसरे की तरफ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 99% चीजें क्या लगभग सबके पास सेम है और उसके पास आप एक ही चीज को लेके पढ़े। मुझे लगता है कि 100 चीजें पढ़ने की बजाय एक ही चीज को आप 100 बार पढ़ें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। बहुत ज्यादा सिलेक्शन का आधार ही मैं जब लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ थॉर्नडाइक का, तो वहां में यही बात बोलता हूँ, एक किताब को 20 बार पढ़ना है। जिस दिन तुम 20 किताबों के चक्कर में पड़ गए, पहली बात तो पढ़ी नहीं जाएंगी और हो सकता है तुम बहुत बड़े विद्वान बन जाओ लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक किताब को 100 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, सिलेक्शन के लिए जरूरी है एक जगह विश्वास करना, उसी चीज को बार बार फॉलो करना। 100% तुम जीत जाओगे। याद रखना, जितना कंफ्यूजन पालोगे, जितने दुनिया भर के नोट्स एकत्रित करोगे। अब बच्चे टोंक फाटक पे, यहाँ तो दुकानें तो नोट्सों की भरी पड़ी, इस कोचिंग के नोट्स लो, इस कोचिंग के नोट्स ले लो। अरे क्या करोगे एकत्रित करके? आप एक जगह कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्गदर्शक की पहचान कीजिए जिसने बेटर कुछ किया है, जो खुद सक्सेसफुल बना है, और ऐसे लोगों की शरण में जाकर और उनसे बातें पूछकर, उनसे अच्छी किताबें लेकर उनको बार बार रिपीट कीजिए ना। आप दुनिया का ये तो ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 नहीं, आईएएस भी कर सकते हैं, बट एक जगह आपको टिकना। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे आपने कहा सफल से, मैं टैगलाइन के साथ भी चलता हूँ, सफल से जाने सफलता का राज। अच्छा, अगर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है तो आपको बताएगा कि मैंने कहाँ क्या चीजें पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें ग्रेड 1 की अपन बात कर रहे थे, हमने सेकंड पेपर को डिस्कस किया। सर ग्रेड 1 का अगर फर्स्ट पेपर भी देखेंगे आप तो उसमें क्या है, देखिए उसमें 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं, 10 क्वेश्चन करंट के हैं, 40, 5 पॉलिटिकल साइंस के हैं सर, 5 इकोनॉमिक्स के हैं सर, 5 साइंस के हैं, 6 मैथ्स के हैं, 6 रीजनिंग के हैं, 4 हिंदी के हैं, 4 इंग्लिश के हैं, हो गए 75। इतने क्वेश्चन हैं। आप उसको सिलेबस को अपने दिमाग में डालो सर, और उसके लिए कोई बुक पढ़ लो। आप हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आप कवर अप करना चाह रहे हैं, कोई एक बुक जो भी अच्छी बुक लगती है बेस्ट है उसको पढ़ो।
उसको पढ़ते रहो। अब हिस्ट्री के लिए 10 बुक लेंगे, इतना वास्ट सब्जेक्ट, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, उसके लिए 10 बुक पढ़ेंगे तो कैसे कवर हो पाएगा। तो मेरी तो यही एडवाइस है इस मैटर में कि आप ये टॉम फाटक पे टेक वो लिया है, वहां से फोटोकॉपी करवा लिया, वहां से करवा लिया, इसको छोड़ो। एक कोई पर्टिकुलर अच्छी बुक्स खरीदो, एक अच्छे किसी गाइड से मिलो, उससे पूरा कंप्लीट मार्गदर्शन लो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सी टॉपिक पे कितनी मेहनत करनी है और कैसे करनी है। ये सब चीजें कैसे करूं, कहां करूं, कब करूं, इसको सही से मैनेज करो आप, तो सारी चीजें अपने आप दुरुस्त होती जाएंगी, मेरा ये मानना है। निश्चित रूप से बहुत सही मार्गदर्शन आज विश्वास सर के साथ आप लोगों को मिला है। एक बच्चे का कमेंट था कि ग्रेड सेकंड में हूँ सर, ग्रेड सेकंड लेवल में हूँ, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ, ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, किससे करूँ, राय देवे। मैं हाँ बताया, मैंने पहले भी बताया है हाँ। कि अगर ग्रेड फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट को लेके कंफ्यूजन है शायद इनको। हाँ। ग्रेड फर्स्ट में ग्रामर का पार्ट ज्यादा है, ग्रेड सेकंड में ग्रेड फर्स्ट में लिटरेचर ज्यादा है और ग्रेड सेकंड में ग्रामर ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि आप लिटरेचर को ठीक से कवर अप कर सकते हैं, हालांकि ग्रेड फर्स्ट में आसान है चीजें, लेकिन उसमें क्या है, लिटरेचर को अगर आप ढंग से कवर अप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिटरेचर में मेहनत अच्छे से कर सकते हैं, या लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि आप ग्रेड फर्स्ट की तरफ भी जा सकते हैं। फिर भी अगर आप ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा आइडिया है कि शायद आप लिटरेचर से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो फिर आप क्या करें, आप ये करें कि पहले दोनों में जो कॉमन टॉपिक्स हैं, फोनेटिक्स है, ग्रामर है, उसको कवर करो। साथ साथ में क्या करें, जब लिटरेचर का जैसे ड्रामा वगैरह दिए उनको, उनकी पढ़ते रहो टेक्स्ट, तो आपका धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। और लास्ट में जब आपको टाइम मिले 1-2 महीने का गैप, तो उस समय जो पर्टिकुलर एग्जाम आएगा उसको फोकस कर लें, मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके सर कंफ्यूजन सभी दूर कर दिए और इतने कॉन्फिडेंस के साथ दूर किए हैं। एक एक सिलेबस का पॉइंट सर के अंगुलियों पे याद है, सभी बुक्स के नाम आपको बता दिए। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में एक बेहतर मार्गदर्शन सर ने बता दिया है। फिर भी कोई आपकी दिक्कत होगी, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, सर के नंबर भी उपलब्ध करवा देंगे, आप उनसे बात भी कर लेना। कहीं भी कोई दिक्कत आए, उद्देश्य हमारा यही है, उद्देश्य हमारा यही है कि आपके जीवन को दिशा देना, आपकी जो बेरंग जिंदगी हो चुकी है उसमें रंग भर देना। याद रखना, ये अवसर दोबारा नहीं आने वाले हैं। ना ग्रेड सेकंड इतनी बड़ी आएगी, ना ग्रेड फर्स्ट आएगी, याद रखना, ना ग्रेड थर्ड इतनी बड़ी आएगी। और ये ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद गवर्नमेंट जॉब सोना, याद रखना, इसको खो मत देना। चलना जरूर है, जितना संभव हो पाएगा हम आपको निःशुल्क रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारा कोई हित नहीं, याद रखना, केवल कोशिश ये है कि एक सही दिशा में आप मेहनत करें और अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए अपना जी जान और सब कुछ झोंक दें। 100% तुम जीत जाओगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने एक लंबी दूरी तय की और इन बच्चों को मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से ये साक्षात्कार इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं इंग्लिश जैसे विषय में इनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।